हुई थी। उस समय कैथरीन की उम्र लगभग 27 साल थी। जब कैथरीन डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस आई तो उस समय वो एंजाइटी, पैनिक अटैक और अलग अलग तरह के फोबिया से जूझ रही थी। हालांकि कैथरीन बचपन से ही इन समस्याओं का सामना कर रही थी, लेकिन अब उसकी ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसके चलते कैथरीन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से खुद को काबू नहीं कर पा रही थी। वो हर समय घबराई हुई रहती थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हो गई थी। लेखक बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरीके से याद है जब उन्होंने कैथरीन को पहली बार देखा था। कैथरीन उनके ऑफिस के बाहर वेटिंग रूम में बैठकर एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी और बेहद घबराई हुई नजर आ रही थी। कैथरीन बैठे बैठे हाँफ भी रही थी, क्योंकि वो पिछले 20 मिनट से ऑफिस ऑफ साइकेट्री के बाहर चक्कर काट रही थी और अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल ना करवाकर डॉक्टर ब्रायन से मिलने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। कैथरीन को वेटिंग रूम में बैठा देखकर डॉक्टर ब्रायन वेटिंग रूम में गए और उन्होंने कैथरीन से हाथ मिलाया। डॉक्टर ब्रायन ने यह महसूस किया कि कैथरीन के हाथ बेहद ठंडे थे, जो कि एंजाइटी की निशानी होती है। दरअसल कैथरीन के लिए डॉक्टर ब्रायन तक पहुंचना एक बेहद बहादुरी भरा काम था, क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से डॉक्टर ब्रायन के साथ अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। कैथरीन के बारे में लिखते हुए डॉक्टर ब्रायन बताते हैं कि वो सुनहरे बालों और भूरी आंखों वाली एक बेहद अट्रैक्टिव महिला थी। कैथरीन उसी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करती थी, जिस अस्पताल में डॉक्टर ब्रायन चीफ ऑफ साइकेट्री थे। डॉक्टर ब्रायन कैथरीन को अपने ऑफिस में लेकर गए और उसे लेदर की कुर्सी पर बिठाया। कुर्सी पर बैठने के बाद कैथरीन काफी देर तक चुप रही। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ब्रायन कैथरीन के बोलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कैथरीन खुद ये तय करे कि वो अपनी कहानी बताना कहां से शुरू करना चाहती है। कुछ मिनट तक जब कैथरीन ने कुछ भी नहीं बोला, तब डॉक्टर ब्रायन ने खुद ही उससे उसकी जिंदगी से जुड़े सवाल करने शुरू कर दिए। डॉक्टर ब्रायन के साथ हुई इस पहली मुलाकात के बाद कैथरीन की जिंदगी के बारे में जानने का सिलसिला शुरू होता है और डॉक्टर ब्रायन को यह समझ आता है कि वो आखिर क्यों उनसे मिलने आई थी। डॉक्टर ब्रायन के एक सवाल का जवाब देते हुए कैथरीन ने बताया कि उसका जन्म मैसाचुसेट्स के एक कस्बे में हुआ था। उसका परिवार एक बेहद धार्मिक कैथोलिक परिवार था। कैथरीन का एक बड़ा भाई था जो उम्र में उससे लगभग 3 साल बड़ा था और उसे एथलेटिक्स का बेहद शौक था। जो आजादी कैथरीन के माता पिता ने उसके बड़े भाई को दे रखी थी, वो आजादी कभी कैथरीन को नहीं मिली थी। बड़े भाई के अलावा कैथरीन की एक छोटी बहन भी थी, जिसे उसके माँ बाप उसके सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा पसंद करते थे। डॉक्टर ब्रायन ने जैसे ही कैथरीन से उसकी बीमारियों के बारे में बात करनी शुरू की, वैसे ही कैथरीन की घबराहट बढ़ गई। कैथरीन आगे झुककर अपनी कोहनी डेस्क पर टिकाकर बैठी थी और काफी तेजी से बोल रही थी। कैथरीन की जिंदगी अलग अलग किस्म के डर से भरी हुई थी। कैथरीन को पानी से बहुत डर लगता था। इसके अलावा वो दवाई की गोली खाने से भी डरती थी, क्योंकि उसे लगता था कि दवाई की गोलियां उसके गले में अटक जाएंगी और उसकी मौत हो जाएगी। उसे हवाई जहाज में बैठने से और अंधेरे से भी डर लगता था, मगर उसे सबसे ज्यादा डर मौत से लगता था। कैथरीन के ये सारे डर पिछले कुछ दिनों में और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। कैथरीन को सोने से पहले 2-3 घंटे के लिए इंसोम्निया से जूझना पड़ता था और इसके बाद जब वो सोती थी तो उसकी नींद बेहद हल्की ही होती थी। इसके अलावा वो बार बार अपनी नींद से भी जाग जाती थी। बचपन में वो जो डरावने सपने देखा करती थी, वो अब उसे वापस दिखाई देने लगे थे। इसके साथ ही उसकी बचपन में नींद में चलने की आदत भी अब लौट आई थी। इन सब सिम्टम्स ने कैथरीन को मेंटली बेहद कमजोर कर दिया था और वो बहुत गहराई से डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। जैसे जैसे कैथरीन अपनी परेशानियों के बारे में डॉक्टर ब्रायन को बता रही थी, वैसे वैसे डॉक्टर ब्रायन को महसूस हो रहा था कि वो कितनी बड़ी परेशानी से डील कर रही थी। डॉक्टर ब्रायन ने अपने करियर में कैथरीन जैसे कई मरीजों का सामना किया था और उन्हें उनके डरों से आजादी दिलाने में सफलता भी हासिल की थी। इसी वजह से उन्हें यह यकीन था कि वो कैथरीन की समस्या को भी सुलझा सकते हैं। डॉक्टर ब्रायन ने यह तय किया कि वो कैथरीन की समस्याओं को समझने के लिए उसके बचपन से शुरुआत करेंगे, जहां इन समस्याओं की जड़ को ढूंढने की कोशिश भी की जाएगी। ये तकनीक अक्सर
लोगों की एंजाइटी कम करने में मदद करती है। कैथरीन के 7 सेशन के दौरान डॉक्टर ब्रायन ने उसे उसके बचपन की ओर ले जाने की कोशिश की, मगर डॉक्टर ब्रायन के लिए यह बेहद हैरानी की बात थी कि कैथरीन को अपने बचपन से जुड़ी बहुत कम घटनाएं याद थी। कैथरीन की उसके बचपन से जुड़ी कमजोर याददाश्त की समस्या को सुलझाने के लिए डॉक्टर ब्रायन ने हिप्नोथेरेपी करने पर विचार किया। कैथरीन को अपने बचपन से जुड़ी ऐसी कोई भी घटना या हादसा याद नहीं था जो कैथरीन की आज की हालत के बारे में कुछ भी बता सके। हालांकि जब कैथरीन ने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर दिया तो उसे अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद आ गईं। कैथरीन ने बताया कि जब वो 5 साल की थी तो किसी बच्चे ने उसे स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड पर धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो बेहद डर गई थी। मगर इसके साथ ही कैथरीन ने यह भी बताया कि इस घटना के पहले से ही उसे पानी के आसपास रहना कभी पसंद नहीं था। इसके अलावा उसने बताया कि जब वो 11 साल की थी तो उसकी मां पूरे तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। कैथरीन अपनी मां के इलाज के लिए जब कभी साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी तो वो देखती थी कि वहां पर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब घटनाओं ने कैथरीन को बेहद डरा दिया था। लेकिन कैथरीन का कहना था कि जब उसकी मां इलाज के बाद ठीक हो गई और उनका बिहेवियर नॉर्मल हो गया, तब कैथरीन के मन से वो डर भी निकल गए। कैथरीन ने अपने पिता के बारे में बताते हुए कहा कि उसके पिता को शराब की लत बुरे तरीके से लग चुकी थी और कई बार उसके बड़े भाई को शराब खाने से उसके पिता को उठाकर लाना पड़ता था। कैथरीन के पिता जब बहुत ज्यादा शराब पी लेते थे तो वो अक्सर उसकी मां से लड़ाई करते थे, जिसके बाद उसकी मां का बिहेवियर भी मूडी हो जाता था और वो सबसे कटी कटी सी रहने लगती थी। हालांकि कैथरीन का कहना था कि इस बिहेवियर को उसके परिवार में नॉर्मल बिहेवियर के तौर पर स्वीकार किया जा चुका था और सभी लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते थे। शिकागो में मिस्र की यादें, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स किताब की चर्चा में आपने अब तक सुना कि किस तरह से कैथरीन एंजाइटी, फोबिया और डिप्रेशन से जूझ रही थी। इसी के चलते वो इलाज के लिए डॉक्टर ब्रायन से मिलने पहुंची। हमने उसके बचपन के बारे में भी जाना, जहां उसके घरेलू हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। इस एपिसोड में हम कैथरीन के घर के बाहर उसकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। अगर कैथरीन के घर के हालातों को हटाकर उसकी बाहर की जिंदगी को देखा जाए तो वो बेहद नॉर्मल थी। कैथरीन जब हाई स्कूल में थी तो वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रही थी। इसके अलावा वो अपने दोस्तों के साथ बेहद आसानी से घुल मिल जाती थी। हालांकि कैथरीन के लिए अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के अलावा किसी बाहरी इंसान पर भरोसा करना बेहद मुश्किल होता था। जहां तक धर्म की बात थी तो वो इस पर बेहद नॉर्मल सोच रखती थी। अपने माँ बाप की ही तरह वो कैथोलिक विचारधारा में पूरे तरीके से विश्वास रखती थी। उसका मानना था कि अगर हम अपनी जिंदगी में अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा और हमें जन्नत नसीब होगी। हालांकि कैथरीन हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती थी। अपना हाई स्कूल पूरा करने के बाद कैथरीन 2 साल के एक टेक्निकल प्रोग्राम से जुड़ गई और एक लैब टेक्नीशियन बनी। एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद कैथरीन ने 21 साल की उम्र में मायामी जाने का फैसला किया। 1974 की बसंत में कैथरीन मायामी गई और उसको यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी अस्पताल से जुड़े एक बड़े टीचिंग अस्पताल में नौकरी मिल गई। मायामी में अपने पहले साल के दौरान कैथरीन की मुलाकात स्टुअर्ट से हुई। स्टुअर्ट एक शादीशुदा यहूदी था और उसके 2 बच्चे भी थे। कैथरीन अब तक जितने भी लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही थी उनमें स्टुअर्ट सबसे अलग था। स्टुअर्ट खुद को एक फिजिशियन के तौर पर एस्टैब्लिश कर चुका था। वो ताकतवर था और स्वभाव से अग्रेसिव भी। कैथरीन खुद को स्टुअर्ट की ओर खिंचा हुआ पाती थी। हालांकि स्टुअर्ट उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करता था। वो लगातार कैथरीन से झूठ बोला करता था। जब कैथरीन डॉक्टर ब्रायन के पास अपने इलाज के लिए पहुंची तो स्टुअर्ट के साथ उसके रिलेशनशिप को लगभग 6 साल हो चुके थे। डॉक्टर ब्रायन के साथ अपॉइंटमेंट लेने से कुछ महीने पहले कैथरीन ने अपने वोकल कॉर्ड की सर्जरी करवाई थी। सर्जरी शुरू होने से पहले कैथरीन काफी घबराई हुई थी, लेकिन जब सर्जरी होने के बाद वो होश में आई तो वो बुरे तरीके से डर गई और उसको शांत कराने के लिए नर्सिंग स्टाफ को कई घंटे मेहनत करनी पड़ी। अस्पताल में सर्जरी के बाद कैथरीन डॉक्टर एडवर्ड पूल के पास गई और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। कैथरीन ने उन्हें स्टुअर्ट के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताया। जिस अस्पताल में कैथरीन काम करती थी उसी अस्पताल में डॉक्टर एडवर्ड पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम करते थे।
डॉक्टर एडवर्ड और कैथरीन के बीच अच्छी दोस्ती कायम हो गई थी। कैथरीन ने डॉक्टर एडवर्ड को खुलकर अपनी फीलिंग्स बताई और यह भी बताया कि उसे लगता है कि जैसे वो अपनी जिंदगी पर काबू खोती जा रही है। डॉक्टर एडवर्ड ने कैथरीन की बातें सुनने के बाद उसे डॉक्टर ब्रायन के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा। इसके साथ ही डॉक्टर एडवर्ड ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो डॉक्टर ब्रायन के अलावा किसी और डॉक्टर के पास ना जाए। मगर इसके बावजूद कैथरीन डॉक्टर ब्रायन के पास नहीं गई। 8 हफ्तों तक कैथरीन अपनी लैब में नॉर्मली काम करती रही। इसी बीच उसकी फोबिया से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी लगातार सीरियस होती चली गई। डॉक्टर फ्रैंक एकर, जो अस्पताल में चीफ ऑफ सर्जरी थे, वो कैथरीन को कई सालों से जानते थे। उन दोनों के बीच अक्सर हंसी मजाक होता रहता था। डॉक्टर फ्रैंक काफी दिनों से ये देख रहे थे कि कैथरीन का स्वभाव काफी बदला बदला नजर आता था और वो अक्सर नाखुश रहती थी। कैथरीन की हालत से चिंतित होकर डॉक्टर फ्रैंक ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर ब्रायन से जाकर मिलो और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर एडवर्ड और डॉक्टर फ्रैंक दोनों के काफी जोर दिए जाने के बाद आखिरकार कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन से मिलने का फैसला कर लिया। डॉक्टर ब्रायन लिखते हैं कि जब पहली बार उनकी मुलाकात कैथरीन से हुई थी तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक आम से दिखने वाले पेशेंट की वजह से उथल पुथल मचने वाली थी और डेस्क के उस पार बैठी वो सहमी सी दिखने वाली महिला उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। डॉक्टर ब्रायन द्वारा कैथरीन के इलाज के लिए 18 हफ्ते की साइकोथेरेपी की जा चुकी थी। इस दौरान कैथरीन हर हफ्ते 1 या 2 दफा डॉक्टर ब्रायन से मिलने आया करती थी। कैथरीन एक अच्छे पेशेंट की तरह बिहेव कर रही थी। वो अपनी बातों को खुलकर बताती थी और डॉक्टर ब्रायन द्वारा दिए गए सुझाव का भी पालन अच्छे से किया करती थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता था कि कैथरीन जल्द से जल्द सेहतमंद होने के लिए सारे एफर्ट्स कर रही थी। 18 महीने के इस इलाज के दौरान सब कुछ ठीक जा रहा था। ऐसे में डॉक्टर ब्रायन के हिसाब से कैथरीन की हालत में काफी सुधार हो जाना चाहिए था, लेकिन कैथरीन की मानसिक हालत में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था। कैथरीन को अब भी एंजाइटी और पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ रहा था। उसे अब भी डरावने सपने आते थे और उसके अंदर अंधेरे, पानी और बंद जगहों का डर अब भी मौजूद था। इसके साथ ही कैथरीन को अब भी बेहद हल्की नींद आती थी, जिसकी वजह से वो लगातार ज्यादा देर तक नहीं सो पाती थी। वहीं दवाओं के गले में अटकने का डर कैथरीन के मन में अब भी मौजूद था, जिस वजह से डॉक्टर ब्रायन ने उसे किसी भी तरह की दवाई की गोलियां खाने को नहीं दी थी। डॉक्टर ब्रायन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सभी तरीके फेल हो गए और उनके पास कैथरीन को ठीक करने का अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। मगर इस निराशा के बावजूद डॉक्टर ब्रायन किसी भी तरीके से कैथरीन की मदद करना चाहते थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वो कैथरीन को ठीक करके ही दम लेंगे। इसी निराशा के बीच एक दिन अचानक एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। हालांकि कैथरीन को हवाई जहाज में यात्रा करने से बहुत डर लगता था। वो हवाई सफर करने से पहले खुद को हिम्मत देने के लिए अक्सर शराब का सेवन किया करती थी। इस सब के बावजूद कैथरीन ने सन 1982 में स्टुअर्ट के साथ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शिकागो जाने का फैसला किया। स्टुअर्ट के साथ शिकागो जाने का यह फैसला कैथरीन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा था। शिकागो जाने के बाद कैथरीन के साथ ऐसा क्या होता है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है, ये जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। हिप्नोसिस से लौटी बचपन की यादें। शिकागो में मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान कैथरीन ने स्टुअर्ट से इजिप्ट की एग्जीबिशन देखने की जिद की और वो भी इसे देखने के लिए मान गया। इजिप्ट की इस एग्जीबिशन में घूमने के लिए कैथरीन और स्टुअर्ट ने एक गाइड का सहारा लिया। कैथरीन को हमेशा से ही एंशिएंट इजिप्ट की आर्टिफैक्ट्स और उस दौर के अवशेषों के बारे में जानकारी हासिल करने में बेहद रुचि थी। हालांकि कैथरीन ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे एंशिएंट इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स बेहद जानी पहचानी लगती थी। एग्जीबिशन के दौरान जब गाइड उन्हें एंशिएंट इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स के बारे में बता रहा था, तब अचानक कैथरीन उस गाइड द्वारा बताई गई कुछ गलतियों को सुधारने लगी। बाद में जानकारी हासिल करने पर यह पता चला कि वाकई में कैथरीन ने जो जो बताया था वो सब बिल्कुल ठीक था। ये सब देखकर वो गाइड भी हैरान रह गया, लेकिन गाइड से ज्यादा हैरानी खुद कैथरीन को हुई। कैथरीन हैरान थी कि उसे ये सब जानकारियां कैसे पता चली और वो कैसे इतने विश्वास के साथ
उस गाइड को सब लोगों के बीच गलत साबित कर सकती थी। उस वक्त कैथरीन ने मन ही मन ये सोचा कि शायद उसने इन सब बातों के बारे में बचपन में कहीं पढ़ा होगा और फिर उनके बारे में भूल गई होगी। अपने अगले अपॉइंटमेंट के दौरान कैथरीन ने इजिप्ट की एग्जीबिशन में जो घटना घटी उसके बारे में डॉक्टर ब्रायन को बताया। कई महीनों पहले डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन पर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करने की सोची थी, मगर उस समय कैथरीन बहुत डरी हुई थी, जिस वजह से उसने हिप्नोथेरेपी लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन इजिप्ट की एग्जीबिशन के दौरान जो घटना घटी उसके बाद कैथरीन हिप्नोथेरेपी के लिए मान गई। हिप्नोसिस एक बेहतरीन थेरेपी है जिसके जरिए पेशेंट जिन घटनाओं को काफी समय पहले भूल चुका होता है उन्हें दोबारा याद दिलाया जा सकता है। हिप्नोसिस कोई मिस्टीरियस प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें पेशेंट का ध्यान केंद्रित करने में एक शिक्षित हिप्नोटिस्ट उसकी मदद करता है। इस थेरेपी के अंदर एक स्किल्ड हिप्नोटिस्ट की निगरानी में पेशेंट के शरीर को आराम दिया जाता है ताकि वो अपनी याददाश्त को तेज कर सके। डॉक्टर इब्राहिम बताते हैं कि उन्होंने कई मरीजों पर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया है। हिप्नोथेरेपी के बाद आमतौर पर यह देखा गया है कि मरीजों की एंजाइटी में कमी आती है, उनके फोबिया पर काबू पाया जा सकता है, उनकी बुरी आदतों को बदला जा सकता है और उनकी पुरानी याददाश्त को भी वापस लाया जा सकता है। डॉक्टर ब्रायन को पूरा भरोसा था कि हिप्नोसिस की मदद से वो कैथरीन की हालत में सुधार ला सकते थे। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को एक सोफे पर लेटकर आंखें हल्की बंद करने के लिए कहा। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन के सर के नीचे एक छोटा तकिया लगा दिया जिससे वो आराम से लेट सके। इसके बाद उन्होंने हिप्नोसिस की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब कैथरीन पूरे तरीके से हिप्नोटाइज हो गई तब डॉक्टर ब्रायन ने उसको अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए कहा, मगर पूरे तरीके से हिप्नोटाइज होने के बावजूद कैथरीन डॉक्टर ब्रायन के साथ बातचीत कर रही थी। हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन को स्विमिंग पूल में डूबने की घटना अच्छे से याद आ गई। उस समय कैथरीन की उम्र 5 साल की थी और वो स्विमिंग पूल में गिरने के बाद डूबने लगी थी। वहीं उसके मुंह में पानी चले जाने के कारण उसकी सांस भी अटक गई थी। अपने इस अनुभव को बताते हुए कैथरीन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो दोबारा उसी पानी में डूब रही है। डॉक्टर ब्रायन ने उससे कहा कि ये अनुभव बीत चुका है और अब वो इससे बाहर आकर अपने दूसरे अनुभव की ओर बढ़ सकती है। ये सुनकर कैथरीन की सांस अटकना बंद हो गई और वो नॉर्मल रूप से सांस लेने लगी, हालांकि वो अभी हिप्नोटाइज ही थी। इसके बाद डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन से अपने बचपन की कई और पुरानी यादें ढूंढने के लिए कहा। हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन को एक ऐसी घटना का अनुभव हुआ जिसने उसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। कैथरीन को याद आया कि उसकी आंखें एक गहरे अंधेरे कमरे में खुली थीं और उसके पिता उस कमरे में उसके पास खड़े थे। उस समय कैथरीन की उम्र केवल 3 साल थी। कैथरीन के पिता के पास से शराब की बदबू आ रही थी और उन्होंने कैथरीन के प्राइवेट पार्ट समेत पूरे शरीर को गलत तरीके से छुआ। कैथरीन अपने पिता की इस हरकत से बुरे तरीके से डर गई और रोने लगी। कैथरीन के रोने पर उसके पिता ने उसका मुंह जोर से बंद कर दिया जिससे उसकी आवाज बाहर ना जाने पाए। हिप्नोसिस में इस घटना का दोबारा अनुभव करते वक्त कैथरीन डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस में ही रोने लगी। कैथरीन हिप्नोटाइज थी। तब डॉक्टर ब्रायन ने उससे कहा कि वो अनुभव बीत चुका था और अब वो सेफ है। डॉक्टर ब्रायन की बात सुनने के बाद कैथरीन ने रोना बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को हिप्नोसिस से धीरे धीरे बाहर निकाला। हिप्नोसिस से जागने के बाद कैथरीन ने जो जानकारी अपने पिता के बारे में हासिल की थी उन्हें याद करके वो सहम गई। बाकी के सेशन के दौरान डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को उसकी शुरुआती जिंदगी की नई जानकारियों को स्वीकार करने के लिए उसे समझाने की कोशिश की। कैथरीन को धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि उसके पिता के साथ उसके संबंध कभी अच्छे क्यों नहीं रहे, क्यों उसके पिता हमेशा उससे अनजान बनकर रहते थे और क्यों वो हमेशा उनसे डरी डरी रहती थी। उस दिन जब कैथरीन डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस से बाहर निकली तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कैथरीन की पुरानी दर्दनाक यादों के सिलसिले के बीच डॉक्टर ब्रायन हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन के इजिप्ट की सभ्यता में दिलचस्पी की वजह ढूंढना भूल गए थे। फिलहाल डॉक्टर ब्रायन को यह पूरी उम्मीद थी कि अब कैथरीन अपने फोबिया और एंजाइटी की वजह जान चुकी थी और जल्द ही उसमें सुधार देखने को मिलेगा। मगर अगले हफ्ते जब कैथरीन दोबारा डॉक्टर ब्रायन से मिलने आई तो उसने उन्हें बताया कि उसकी प्रॉब्लम्स में कोई कमी नहीं आई है। वो अब भी पैनिक अटैक और फोबिया जैसे सिम्टम्स से जूझ रही थी।
डॉक्टर ब्रायन अब पूरे तरीके से उलझ चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। 3 साल की बेहद छोटी उम्र तक की सभी घटनाओं को याद करने के बावजूद कैथरीन को अपने पैनिक अटैक, फोबिया और एंजाइटी की वजह नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टर ब्रायन ये सोचने लगे थे कि क्या 3 साल से भी कम उम्र की कोई घटना हो सकती है ऐसी जो कैथरीन की वर्तमान हालत की जिम्मेदार हो। यही पता लगाने के लिए डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन के साथ हिप्नोसिस का एक और सेशन शुरू किया। 3 साल से कम उम्र की घटनाएं किसी की जिंदगी पर इतना बड़ा असर कैसे डाल सकती थी जिससे वो आगे चलकर एंजाइटी, पैनिक अटैक और फोबिया जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए। कैथरीन की हालत के पीछे उसके अतीत का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा था। उस रहस्य को जानने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। पुराने जन्म की यादें हुई ताजा। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स किताब की चर्चा में आपने अब तक सुना कि अपने पहले हिप्नोसिस सेशन के दौरान कैथरीन को अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में कई पुरानी यादें दोबारा हासिल हुई, मगर इसके बावजूद कैथरीन को अपने पैनिक अटैक और फोबिया से राहत नहीं मिल पाई। इसके बाद डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को दोबारा से हिप्नोसिस सेशन के लिए बुलाया। डॉक्टर ब्रायन ने जब कैथरीन को दोबारा हिप्नोटाइज किया तो उन्होंने उसे उसकी उन पुरानी यादों में लौटने को कहा जब वो 3 साल से कम उम्र की थी। मगर 3 साल से कम उम्र की कोई भी घटना कैथरीन को याद नहीं आ रही थी। इससे परेशान होकर डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन से कहा कि वो जितनी पुरानी यादों में जा सके उतनी यादों तक जाए। इसके बाद कैथरीन ने जो बातें बोलना शुरू की उनको सुनकर डॉक्टर ब्रायन हैरान रह गए। कैथरीन हिप्नोसिस के दौरान हल्की आवाज में सब कुछ साफ साफ बोल रही थी। कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि वो अपने आगे सफेद सीढ़ियां देख रही थी जो एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। बिल्डिंग बड़े बड़े खंभों पर टिकी हुई थी और उसमें कोई दरवाजा नहीं था। उसने देखा कि वो एक लंबी ड्रेस पहने हुई थी और उसके सुनहरे बाल बंधे हुए थे। कैथरीन की ये बातें सुनकर डॉक्टर ब्रायन हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैथरीन किस जगह की बात कर रही थी। उन्होंने कैथरीन से पूछा कि वो किस साल में है और उसका क्या नाम है। कैथरीन ने जवाब दिया, मैं एरोंडा हूं, मेरी उम्र 18 साल है। मुझे बड़ी बिल्डिंग के सामने एक बाजार नजर आ रहा है। यहाँ पर टोकरियां हैं और इन टोकरियों को लोग अपने कंधों पर रखकर ले जाते हैं। हम एक घाटी में रहते हैं जिसके आसपास पानी नहीं है। ये वर्ष 1883 ईसा पूर्व है। पूरा इलाका बंजर है, हर तरफ गर्मी है और रेत फैली हुई है। यहाँ पर एक कुआं है लेकिन कोई भी नदी नजर नहीं आ रही। हमारी घाटी में पानी पहाड़ों से आता है। जब कैथरीन इन इलाकों के बारे में कई बातें बता चुकी थी तब डॉक्टर ब्रायन ने उसे कुछ साल और आगे जाने को कहा और उसे जो नजर आ रहा था वो सब बताने के लिए कहा। कैथरीन ने बताया कि मुझे पेड़ नजर आ रहे हैं और पत्थर की सड़क दिख रही है। आग पर कोई खाना बना रहा है। मेरे बाल सुनहरे हैं। मैं एक लंबी भूरी रंग की ड्रेस पहने हुई हूं और मैंने सैंडल भी पहनी है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम क्लिएस्ट्रा है। वो रशेल है। रशेल कैथरीन की भतीजी का नाम था जिसके साथ उसे बेहद लगाव था। यहाँ पर बहुत गर्मी है। कैथरीन की ये बातें सुनकर डॉक्टर ब्रायन एकदम हैरान रह गए। कैथरीन ने जो बातें बताई थी वो उसने इतने विश्वास के साथ बताई थी कि डॉक्टर ब्रायन को ऐसा लग रहा था कि वो वाकई उस लम्हे में जी रही थी। उसे नाम, तारीख, कपड़े, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी साफ साफ याद आ रहे थे। अब डॉक्टर ब्रायन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि जो लड़की पुरानी याददाश्त में उसकी बेटी थी वो अब उसकी भतीजी कैसे हो सकती है। डॉक्टर ब्रायन ने अपने करियर में बहुत से मरीजों पर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया था लेकिन अब तक उनके सामने इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया था। डॉक्टर ब्रायन कोई ऐसी घटना ढूंढना चाह रहे थे जिसको कैथरीन की मौजूदा हालत से जोड़कर देखा जा सके। कैथरीन अब भी पुरानी यादों के बीच हिप्नोटाइज थी। डॉक्टर ब्रायन ने उसे उसकी याददाश्त में और आगे जाकर उसकी मौत के वक्त को याद करने को कहा। तब कैथरीन ने कहा कि मेरे चारों तरफ बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं जो पेड़ों को गिरा रही हैं। मुझे भागने के लिए कोई भी जगह नजर नहीं आ रही। मौसम बेहद ठंडा हो गया है और लहरों का पानी भी बेहद ठंडा है। मुझे अपने बच्चे को बचाना है लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं केवल उसको मजबूती के साथ पकड़ कर रख सकती हूँ। मैं डूब रही हूँ और पानी मेरे मुंह में जाने की वजह से मेरी सांस अटकने लगी है। मेरे बच्चे पर मेरी पकड़ कमजोर होती जा रही है।
और वो मेरे हाथ से आखिरकार छूट गया। वहीं ऑफिस में हिप्नोटाइज अवस्था में लेटी हुई कैथरीन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अचानक से उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वो धीमे धीमे गहरी सांसें लेने लगी। इसके बाद कैथरीन ने एक हल्की आवाज में कहा कि अब मुझे बादल नजर आ रहे हैं, मैं अपने सभी गांव वालों को देख सकती हूं, मुझे अपना भाई भी नजर आ रहा है। कैथरीन आराम कर रही थी। उसकी एक जिंदगी का अभी अभी अंत हुआ था। हालांकि कैथरीन अब भी पूरी तरह हिप्नोटाइज थी, मगर दूसरी ओर डॉक्टर ब्रायन के होश उड़ चुके थे। वो सोच रहे थे कि क्या कैथरीन अपने पुराने जन्म के बारे में बात कर रही थी? क्या पुनर्जन्म वाकई एक सच्चाई थी? डॉक्टर ब्रायन को हिप्नोथेरेपी का अच्छा खासा अनुभव था और वो अपने अनुभव के आधार पर ये बात साफ तौर पर समझ सकते थे कि कैथरीन मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रही, बल्कि वो जो देख रही थी वही बोल रही थी। कैथरीन की बातें, उसके विचार और पुरानी चीजों को बेहद बारीकी से याद रखना, ये सब उसकी कॉन्शियस स्टेट से काफी अलग थे। डॉक्टर ब्रायन के दिमाग में अलग अलग साइकेट्रिक बीमारियों के नाम गूंजने लगे, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जो कैथरीन की हालत पर सटीक रूप से फिट बैठ रही हो। कैथरीन के पास एक प्रकार की याददाश्त मौजूद थी, लेकिन ये याददाश्त कहां से आई, इसका जवाब ढूंढना डॉक्टर ब्रायन के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। डॉक्टर ब्रायन के मन में ये बात आ रही थी कि शायद ये पुनर्जन्म का मामला हो और ये याददाश्त किसी पुराने जन्म से जुड़ी हो। डॉक्टर ब्रायन साइंटिफिक थ्योरी में विश्वास रखते थे और उनका दिमाग पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसके साथ ही डॉक्टर ब्रायन को पुनर्जन्म या पुरानी जिंदगी की याददाश्त के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, मगर कैथरीन के मामले में सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने घटी थीं। इस मामले को वो दूसरे लोगों को समझाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब वो पुनर्जन्म के विचार को नकार भी नहीं सकते थे। कैथरीन के अनुभव सुनने के बाद डॉक्टर ब्रायन बहुत ज्यादा हैरान तो थे ही, मगर साथ ही उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने कैथरीन से उसके दूसरे अनुभवों को भी बताने के लिए कहा। कैथरीन अभी भी डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस में हिप्नोटाइज थी। अब उसने धीरे धीरे अपनी दूसरी जिंदगियों के अनुभव भी डॉक्टर ब्रायन को बताने शुरू कर दिए। कैथरीन अपनी दूसरी जिंदगियों से जुड़े कौन से अनुभव डॉक्टर ब्रायन के साथ साझा करने वाली थी, ये जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। कैथरीन और उसके पुनर्जन्म। डॉक्टर ब्रायन ने जब कैथरीन से अपने और अधिक अनुभव बताने को कहा, तब कैथरीन ने उनको अपने 2 और जन्मों की यादों के बारे में बताना शुरू कर दिया। कैथरीन ने बताया कि मैंने काले रंग की एक ड्रेस पहनी है और मेरे सर पर एक काले रंग का दुपट्टा भी है। मेरे बालों का रंग काला है और उसमें से कुछ बाल भूरे भी हैं। ये वर्ष 1756 है। मैं स्पेनिश हूं और मेरा नाम लुइसा है। मेरी उम्र 56 साल है। मैं नाच रही हूं। इसके बाद कुछ देर तक कैथरीन शांत रहती है, फिर दोबारा बोलना शुरू करती है। मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है। बहुत सारे लोग मेरी तरह बीमार हैं। लोगों की मौत हो रही है। डॉक्टरों को नहीं पता कि यह बीमारी पानी से फैल रही है। डॉक्टर ब्रायन कैथरीन को वक्त में थोड़ा और आगे जाने के लिए कहते हैं। कैथरीन उन्हें बताती है, मैं ठीक हो जाती हूं, लेकिन मेरे सिर में अभी दर्द रहता है। मेरी आंखें और मेरे सर बुखार की वजह से हर वक्त दुखते रहते हैं और पानी की वजह से अनगिनत लोगों की मौत हो जाती है। कैथरीन ने अपने एक पुराने जन्म में अपनी भतीजी को पहचान लिया। इसी बात से उत्सुक होकर डॉक्टर ब्रायन ने उससे पूछा कि क्या वो भी किसी जन्म में कैथरीन के साथ थे। कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन द्वारा पूछे गए पिछले कुछ सवालों का धीरे धीरे मगर साफ शब्दों में जवाब दिया था, लेकिन डॉक्टर ब्रायन के इस सवाल का उसने तुरंत जवाब दिया। कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि आप मेरे टीचर हैं और लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर पढ़ा रहे हैं। आप एक उम्रदराज शख्स हैं जिसके बाल भूरे हैं। आप हमें किताब से पढ़ा रहे हैं। आपने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं जिस पर सोने का ट्रिम लगा हुआ है। आपका नाम डायोजनीस है। आप हमें अलग अलग निशानों और त्रिकोणों के बारे में पढ़ाते हैं। आप काफी होशियार हैं, लेकिन मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती। ये साल 1568 ईसा पूर्व है। कैथरीन का बताया ये दौर मशहूर ग्रीक फिलोसोफर डायोजनीस के जन्म से लगभग 12 साल पहले का था। हालांकि ग्रीक सभ्यता में डायोजनीस एक बेहद नॉर्मल नाम हुआ करता था। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन के साथ हिप्नोसिस के सेशन का अंत कर दिया, मगर आने वाले समय में डॉक्टर ब्रायन ऐसे बहुत सारे सेशन करने वाले थे जिनमें उन्हें बहुत ज्यादा रोचक अनुभव मिलने वाले थे। डॉक्टर ब्रायन ये जानते थे
कि कैथरीन को अब भी एंजाइटी की समस्या थी, इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि हिप्नोसिस थेरेपी की वजह से उसकी एंजाइटी में बढ़ोतरी हो। इसी के चलते उन्होंने ये तय किया कि अगर कैथरीन खुद उनके पास आकर हिप्नोथेरेपी के लिए कहेगी तभी वो उस पर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा वो इस थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक हफ्ते बाद कैथरीन खुद डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस में हिप्नोसिस के सेशन के लिए आई। डॉक्टर ब्रायन ने गौर किया कि कैथरीन अब पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी और उसका चेहरा चमक रहा था। कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन से कहा कि उसका पानी में डूबने का डर, जो उसे काफी लंबे समय से था, वो अब जा चुका था। इसी तरह उसकी सांस अटकने का डर भी काफी हद तक कम हो चुका था और उसको नींद में डरावने सपने भी नहीं आ रहे थे। हालांकि कैथरीन को अपने पुराने जन्मों से जुड़ी याददाश्त वापस हासिल हो रही थी, लेकिन अब तक उसने उन जानकारियों को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया था। पुनर्जन्म का विचार उसके लिए अब भी एक अनसुलझा हुआ मुद्दा था, जिसके बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी। दूसरी ओर कैथरीन के साथ पहले हिप्नोसिस सेशन के बाद से ही डॉक्टर ब्रायन पुनर्जन्म से जुड़ी किताबों का अध्ययन करने लगे थे। डॉक्टर ब्रायन ने यह पाया कि ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों ही किताबों में पुनर्जन्म का जिक्र किया गया है। सन 1325 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान ने न्यू टेस्टामेंट में से वो हिस्से हटवा दिए थे जिनमें पुनर्जन्म का जिक्र किया गया था। वहीं शुरुआती चर्च के पदारियों ने पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार किया था। इन पदारियों में अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट, ओरिजिन, सेंट जेरोम जैसे नाम शामिल थे जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। डॉक्टर ब्रायन भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्हें पुनर्जन्म के बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जिस प्रकार डॉक्टर ब्रायन का जीवन अब तक बीता था, उससे उन्होंने यही सीखा था कि जिन चीजों को साइंस के जरिए साबित किया जा सके, उन्हीं चीजों को सच माना जाता है। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी और उनका दिमाग उन्हें पुनर्जन्म के विचार पर विश्वास करने की अनुमति नहीं देता था। इसके अलावा डॉक्टर ब्रायन का जीवन अब तक काफी सुख सुविधाओं के साथ बीता था। इसी वजह से उन्हें कभी भी जिंदगी, मौत या मौत के बाद की जिंदगी के बारे में चिंता करने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। डॉक्टर ब्रायन ने येल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की थी और वहां रहते हुए साइंटिफिक मेथड में उनका विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो चुका था। डॉक्टर ब्रायन उन बायोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट में शामिल थे जिन्होंने पारंपरिक साइकेट्रिस्ट थ्योरी और तकनीकों के साथ ब्रेन केमिस्ट्री की आधुनिक साइंस को जोड़कर इलाज करना शुरू किया था। डॉक्टर ब्रायन ने कई साइंटिफिक पेपर लिखे थे और लोकल और राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में भाषण भी दिए थे। कुल मिलाकर डॉक्टर ब्रायन अपने क्षेत्र के दिग्गज डॉक्टर माने जाते थे। अब तक डॉक्टर ब्रायन के पास जितने भी पेशेंट आए थे, उनके इलाज के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह तैयार पाया था। लेकिन इसके बाद उनके ऑफिस में कैथरीन नाम की लड़की आई जो सन 1863 ईसा पूर्व की एरोंडा साबित हुई। तो क्या वाकई में एरोंडा ही कैथरीन थी? डॉक्टर ब्रायन के पास अब भी कई सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन वो ये देख सकते थे कि कैथरीन जब दोबारा उनके पास हिप्नोथेरेपी के लिए आई तो वो पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे डॉक्टर ब्रायन और कैथरीन के बीच अगले हिप्नोथेरेपी सेशन के दौरान कौन से नए रहस्य खुलकर सामने आने वाले थे। डॉक्टर ब्रायन ने जब दोबारा कैथरीन से हिप्नोथेरेपी के लिए पूछा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। पूरे तरीके से हिप्नोटाइज होने के बाद कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को अपने अनुभव बताने शुरू कर दिए। कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि मैं फूलों के गुच्छे पानी में फेंक रही हूँ, मेरे बाल सुनहरे और बंधे हुए हैं, मैंने एक भूरे रंग की ड्रेस, सोने के गहने और सैंडल पहने हैं। यहाँ अभी अभी किसी की मौत हुई है, किसी ऐसे इंसान की जो शायद शाही परिवार से संबंध रखता था। मैं शाही परिवार में एक नौकर हूँ और खाना बनाने में मदद कर रही हूँ। मरने के बाद डेड बॉडी को 30 दिन के लिए ब्रायन में डाला जाता है। इसके बाद बॉडी सूख जाती है और शरीर को बाहर निकाल लिया जाता है। मुझे यहाँ शवों की बदबू आ रही है। कैथरीन एरोंडा की जिंदगी के एक अलग हिस्से में पहुंच गई थी, जहां पर उसकी जिम्मेदारी लोगों की मौत के बाद बॉडीज को तैयार करने की हुआ करती थी। कैथरीन ने आगे बताया, एक दूसरी बिल्डिंग में मैं और भी कई बॉडीज को देख सकती हूँ। बॉडीज पर पट्टियां बांधी जा रही हैं, शरीर से आत्मा निकल जाती है और आप अपने साथ अपनी चीजों को लेकर जाते हैं ताकि आप अपने अगले जन्म के लिए तैयार हो सकें। कैथरीन बता रही थी कि किस तरीके से इजिप्ट में मौत और मौत के बाद के विचार आज के लोगों के विचारों से कितने अलग थे। इजिप्ट के उस समय के धर्म में आप अपनी वस्तुओं को मरने के बाद अपने साथ लेकर जा सकते थे। कैथरीन एरोंडा के जीवन से निकल गई और कुछ देर बाद वो फिर से थोड़े और पुराने समय में गई। कैथरीन ने कहा, मुझे गुफाओं में पहाड़ों पर बर्फ नजर आ रही है।
इतना कहने के बाद कैथरीन चुप हो गई और कुछ परेशान सी दिखने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने बताया कि उसने खुद को बहुत खराब, गंदी और बदबूदार स्थिति में पाया था। कैथरीन उस जीवन को छोड़कर दूसरे वक्त में पहुंच जाती है। अब कैथरीन बताती है, यहाँ कई बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं और एक गाड़ी है जिस पर पत्थर के पहिए लगे हैं। मेरे बाल भूरे रंग के हैं और उन पर कपड़ा बंधा हुआ है। पत्थर के पहिए वाली गाड़ी में भूसा है। मैं बहुत खुश हूं और अपने पिता को देख सकती हूं। वो मुझे गले लगा रहे हैं। ये तो एडवर्ड है। एडवर्ड मेरे पिता हैं। हम एक घाटी में रहते हैं जो पेड़ों से घिरी है। हमारे बगीचे में ऑलिव और फिग के पेड़ नजर आ रहे हैं। लोग कागज पर लिखते हैं और उनकी लिखाई अजीबोगरीब निशानों से भरी है। लोग पूरा दिन लिखा करते हैं और वो एक तरह की लाइब्रेरी भी बना रहे हैं। ये सन 1536 ईसा पूर्व है। आसपास का पूरा इलाका बंजर पड़ा हुआ है। मेरे पिता का नाम पर्सियस है। डॉक्टर ब्रायन समझ गए कि अपने इस जन्म के बारे में कैथरीन पहले हिप्नोसिस सेशन के दौरान बात कर चुकी थी। हालांकि उसकी बताई हुई तारीख सटीक नहीं बैठ रही थी। कैथरीन ने आगे बोलना जारी रखा। मेरे पिता आपको जानते हैं। आप और मेरे पिता खेती-बाड़ी कानून और सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरे पिता कह रहे हैं कि आप बहुत होशियार हैं और मुझे आपकी बातें सुननी चाहिए। डॉक्टर ब्रायन कैथरीन को समय में और आगे जाने को कहते हैं। अब कैथरीन कहती है, मेरे पिता एक अंधेरे कमरे में लेटे हुए हैं। वो बीमार हैं और उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। ये ठंड का मौसम है और मुझे बहुत खराब लग रहा है। अब कैथरीन और आगे बढ़ते हुए अपनी मौत के समय पर पहुंचती है और बताती है, अब मैं उम्रदराज हो चुकी हूं और बेहद कमजोर भी। मेरी बेटी मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई है। मेरे पति की मौत पहले ही हो चुकी है। मेरी बेटी का पति और उसके बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा भी काफी सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं। कैथरीन ने बताया कि उसे उस याद में एक बेहद शांत मौत हासिल हुई। कैथरीन डॉक्टर ब्रायन को बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो तैर रही है। कैथरीन के अनुभव सुनने के बाद डॉक्टर ब्रायन के अंदर पुनर्जन्म से जुड़े सभी दस्तावेजों को पढ़ने की एक नई भूख जाग गई। वो मेडिकल लाइब्रेरी में जाकर अलग अलग विद्वानों द्वारा पुनर्जन्म पर लिखे गए पेपर खोजने लगे। डॉक्टर ब्रायन ने इयान स्टीवेंसन के पेपरों का अध्ययन किया। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन साइकेट्री के एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर थे और वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाया करते थे। डॉक्टर स्टीवेंसन ने 2000 से ज्यादा बच्चों के पुनर्जन्म से जुड़ी यादें और अनुभवों को इकट्ठा किया था। कई बच्चों में उन्होंने जेनोग्लॉसी की क्षमता देखी थी, यानी ये बच्चे विदेशी भाषा से परिचित ना होने के बावजूद कोई ना कोई विदेशी भाषा बोलने में सक्षम थे। डॉक्टर स्टीवेंसन ने अपनी केस रिपोर्ट बहुत सावधानी के साथ बनाई थी, जिस पर उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की थी। इसी तरह डॉक्टर ब्रायन ने एडगर मिशेल, डॉक्टर मार्टिन एबॉन, डॉक्टर हेलन वामबैक, डॉक्टर फ्रेडरिक लेंस जैसे विद्वानों के आर्टिकल्स भी पढ़े। डॉक्टर ब्रायन जितना पुनर्जन्म के बारे में पढ़ रहे थे, उनके अंदर उतना ही और ज्यादा पढ़ने की भावना जाग रही थी। डॉक्टर ब्रायन को एहसास हुआ कि उन्हें इंटेलिजेंस के साइंस के मामले में कितनी सीमित जानकारी हासिल थी। जिस पुनर्जन्म के विचार में वो विश्वास नहीं रखते थे, उस पर रिसर्च और साहित्य से पूरी की पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी थी। इसमें से ज्यादातर रिसर्च बहुत ही विश्वसनीय और मशहूर चिकित्सकों और वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। तो क्या इन सभी वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की रिसर्च को गलत माना जाए? भी इन पर पूरी तरह से यकीन करना बहुत मुश्किल था। उन्हें यह सब सच्चाई से परे नजर आ रहा था। इस समय कैथरीन और डॉक्टर ब्रायन दोनों ही अलग अलग तरीकों से पुनर्जन्म के अनुभव से गुजर रहे थे। कैथरीन की हालत में इमोशनल रूप से काफी सुधार हो रहा था और डॉक्टर ब्रायन को अपने दिमाग के बारे में नई जानकारियां हासिल हो रही थीं। कैथरीन की हालत में जो सुधार हो रहा था, वो चाहे जैसे भी हो रहा हो, लेकिन उसको अब अपने पुराने फोबिया और एंजाइटी से राहत मिलनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर ब्रायन इस बात से काफी खुश थे कि वो किसी न किसी तरीके से कैथरीन की मदद करने में सफल हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद अगले हिप्नोसिस सेशन से पहले कैथरीन ने अपने एक सपने के बारे में डॉक्टर ब्रायन को बताया। कैथरीन ने बताया कि
उसने एक सपना देखा जहां पुराने पत्थरों की सीढ़ियों पर एक गेम खेला जा रहा था। ये गेम एक चेकर बोर्ड पर खेला जा रहा था जिसमें छेद बने हुए थे। कैथरीन को अपना सपना बेहद बारीकी के साथ याद था। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को स्पेस और टाइम की नॉर्मल लिमिट से बाहर आकर यह देखने के लिए कहा कि क्या उसके सपनों की जड़ें उसके किसी पुराने जन्म में छुपी हुई हैं? तो क्या कैथरीन के सपनों की जड़ें उसके पुराने जन्म में कहीं छुपी हुई थी? ये जानने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। कैथरीन की अजीबोगरीब शक्तियां। मैनी लाइव्स मैनी मैटर्स किताब की चर्चा के पिछले एपिसोड में हमने सुना कि डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन के सपनों की जड़ें उसके पिछले जन्मों में ढूंढने की कोशिश करने की बात कही थी। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को हिप्नोसिस के दौरान स्पेस और टाइम की नॉर्मल लिमिट से बाहर जाकर अपने अनुभवों को ढूंढने के लिए कहा था। वहीं कैथरीन ने भी ऐसा ही किया और उसको जो नजर आया उसने वो सब डॉक्टर ब्रायन को बताना शुरू किया। उसने बताया, मुझे कुछ सीढ़ियां नजर आ रही हैं जो एक टावर की ओर जा रही हैं। उसके पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं और पास में समुद्र भी है। मैं एक लड़का हूं और मेरे बाल सुनहरे रंग के हैं। मेरे बाल बहुत अजीब लग रहे हैं। मेरे कपड़े छोटे हैं और उनका रंग सफेद और भूरा है। ऐसा लगता है कि ये कपड़े जानवरों की खाल से बनाए गए हैं। कुछ आदमी टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं। वो बहुत गंदे नजर आ रहे हैं। वो लोग चेकर्स की तरह का कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनका बोर्ड चौकोर नहीं बल्कि गोल है। वो नुकीले खंजर जैसे पीस के साथ खेल रहे हैं जो उस बोर्ड में फिट हो जाते हैं। ये क्रिस्तान का इलाका है। मैं नीदरलैंड में हूं और ये सन 1473 है। डॉक्टर ब्रायन ने तब कैथरीन से पूछा कि क्या उसे अपना नाम और वो कहां रह रही है उसके बारे में पता है। इस पर कैथरीन ने जवाब दिया, मैं अभी एक बंदरगाह पर हूं और जमीन का एक टुकड़ा समंदर के अंदर जा रहा है। वहां पर एक किला भी है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है जिसमें बैठकर मेरी माँ खाना बना रही है। मेरा नाम जोहान है। डॉक्टर ब्रायन हिप्नोसिस थेरेपी के दौरान एक ऐसी घटना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से कैथरीन को अपनी इस जिंदगी में मुश्किलों से जूझना पड़ रहा था। डॉक्टर ब्रायन ये बताते हैं कि मुमकिन है कि कैथरीन हिप्नोसिस के दौरान जिन चीजों को इतनी बारीकी के साथ देखती है वो केवल उसकी कल्पना हो। हालांकि मैं इस बात को विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जिन चीजों में वो विश्वास करती है उन्हीं चीजों में उसकी मुश्किलों का हल भी मिल सकता है। डॉक्टर ब्रायन के अनुसार कुछ समय पहले तक वो रोजमर्रा की घटनाओं से होने वाले नेगेटिव प्रभाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, मगर वक्त के साथ साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि रोजमर्रा की घटनाओं से जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है और उसको ढूंढकर खत्म करना एक बड़ी चुनौती साबित होती है। कई बार छोटी छोटी घटनाओं से पैदा होने वाली नेगेटिविटी हमारी जिंदगी में किसी एक बड़ी नेगेटिव घटना से ज्यादा बुरा असर पैदा करती है। डॉक्टर ब्रायन ने अब कैथरीन को अपने आगे के अनुभव बताने के लिए कहा। कैथरीन ने बताया, मुझे अपने सामने रंग बिरंगी नाव नजर आ रही है। हमारे पास हथियार हैं जिनमें बड़े बड़े धनुष और बाण शामिल हैं। नाव पर बड़े बड़े और अजीब से दिखने वाले चप्पू हैं और सभी लोगों को बारी बारी नाव चलाने का काम दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम खो गए हैं। हर तरफ अंधेरा हो गया है, कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही। मुझे डर लग रहा है। हमारे साथ कई दूसरी नावें भी हैं। मुझे जानवरों से डर लगता है। हम जानवरों की गंदी बदबूदार खाल पर सोते हैं। मेरे जूते जानवर की खाल से बने हैं। इतना कहने के बाद कैथरीन कुछ देर के लिए शांत हो गई। कुछ देर बाद उसने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरे आसपास आग होने की वजह से मेरा चेहरा गर्म हो चुका है। मेरे साथ के लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मेरे हाथ में मेरी छुरी है। इतना कहने के बाद कैथरीन अचानक से सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। बाद में कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि दरअसल दुश्मनों ने उसे पीछे से पकड़ लिया था और उसके गले को छुरी से काट दिया था। हालांकि उसने मरने से पहले अपने कातिल का चेहरा देख लिया था। वो स्टुअर्ट था। हालांकि वो उसे उस समय थोड़ा अलग दिख रहा था, लेकिन कैथरीन ने उसे तुरंत पहचान लिया। कैथरीन के इस जन्म में उसकी मौत केवल 21 साल की उम्र में ही हो गई थी। कुछ देर बाद कैथरीन ने खुद की डेड बॉडी को हवा में उड़ता हुआ महसूस किया। इसके बाद वो धीरे धीरे बादलों की ओर चली गई। जल्द ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक छोटी और गर्म जगह की ओर खींची चली जा रही थी। वो अब जल्द ही दोबारा जन्म लेने वाली थी। कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने पकड़ कर रखा हो,।। ऐसा कोई जो जन्म देने में मदद करता है। उसने हरे रंग की ड्रेस पहनी है जिस पर सफेद रंग का एप्रन है।
इसके सिर पर एक सफेद टोपी है जो कोनों के ऊपर से मुड़ी हुई है। कमरे की खिड़कियां अजीब हैं, जो कई हिस्सों में बटी हुई हैं। पूरी बिल्डिंग पत्थर की बनी है। मेरी माँ के बाल लंबे और काले हैं। वो मुझे गोद में उठाना चाहती है। दोबारा से धूप में आकर गर्मी महसूस करना बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अरे, ये तो मेरी इसी जन्म की माँ है। डॉक्टर ब्रायन अपने ऑफिस में चल रही इस अजीबोगरीब घटना को एक बार अपने साइंटिफिक तरीकों की मदद से जांचना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि जो शब्द कैथरीन के मुंह से निकल रहे हैं, क्या वो साइंटिफिक रूप से किए जा सकते हैं। दूसरी ओर हिप्नोसिस थेरेपी से कैथरीन की दिमागी शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। उसे लोगों की बातों का और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पहले से ही अंदाजा हो जाता था। डॉक्टर ब्रायन ये बताते हैं कि हिप्नोसिस थेरेपी के दौरान कई बार मैं जो सवाल उससे पूछना चाहता था, उनका अंदाजा वो पहले से ही लगा लेती थी। एक दिन जब कैथरीन के माँ बाप उससे मिलने आए थे, तो उसके पिता ने उसके साथ हो रही घटनाओं को लेकर शक जाहिर किया था। मगर अपनी बात को साबित करने के लिए कैथरीन अपने पिता को घोड़ों की रेस दिखाने रेस ट्रैक पर ले गई। रेस ट्रैक पर उसने अपने पिता के सामने अलग अलग रेसों में जिन अलग अलग घोड़ों को चुना था, वो सभी रेस जीतने में सफल रहे। कैथरीन के पिता ये देखकर एकदम हैरान रह गए। वहीं कैथरीन ने घोड़ों की रेस में जीता हुआ पूरा अमाउंट एक गरीब इंसान को दान कर दिया। कैथरीन का यह मानना था कि उसको जो शक्तियां हासिल हुई हैं, उनका उद्देश्य बहुत ऊंचा है। रेस ट्रैक पर जो घटना घटी वो कैथरीन की शक्तियों का सबूत था, न कि कोई कोइंसिडेंस। डॉक्टर ब्रायन अब कैथरीन की मानसिक शक्तियों को बिल्कुल नकार नहीं सकते थे। मगर अगर कैथरीन की ये शक्तियां सच में असली थी, तो क्या वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जो बातें बता रही थी वो भी सच थी। जल्द ही डॉक्टर ब्रायन को कैथरीन के पुराने जन्म और मौत की यादों के जरिए कुछ ऐसी जानकारियां हासिल होने वाली थी, जिसके बाद उनकी सोच पूरे तरीके से बदलने वाली थी। आखिर क्या थी वो जानकारियां? जानने के लिए चलिए सुनते हैं अगला एपिसोड। मास्टर आत्माओं का ज्ञान। कैथरीन एक बार फिर हिप्नोसिस के दौरान अपनी पुरानी यादों में खो चुकी थी। इस दौरान वो जिस नई याद में पहुंची थी, वहां उसका जन्म हाल ही में हुआ था। इस जन्म में उसका नाम एलिजाबेथ था। अपनी उस जिंदगी के बारे में बताते हुए कैथरीन ने कहा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं अपने एक भाई और 2 बहनों के साथ रहती हूँ। मुझे डिनर टेबल दिखाई दे रही है। वहां मेरे पापा बैठे हैं। अरे तो एडवर्ड है। मेरे माँ बाप फिर से लड़ाई कर रहे हैं। खाने में आलू और मटर है। मेरे पापा गुस्सा हैं क्योंकि खाना ठंडा हो चुका है। मेरे पेरेंट्स आपस में काफी लड़ाई करते हैं। वो हमेशा शराब पीते रहते हैं और मेरी माँ को मारते हैं। वो बच्चों के साथ भी अक्सर धक्का मुक्की करते हैं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से चले जाएं। कैथरीन ये सारी बातें एक बच्चे की तरह बता रही थी। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन से वक्त में और आगे जाने के लिए कहा। कैथरीन ने अब दोबारा बोलना शुरू किया। उसने बताया कि अब मेरी शादी हो चुकी है। हमारे घर में एक बड़ा कमरा है। मेरे पति के सुनहरे बाल हैं। हमारी अभी कोई भी औलाद नहीं है। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। डॉक्टर ब्रायन ने उससे पूछा कि क्या वो ये बता सकती है कि वो किस इलाके में रह रही है। कैथरीन ने धीरे से कहा, मुझे किताबें दिखाई दे रही हैं जिन पर अजीबोगरीब पुराने कवच चढ़े हैं। मेरे सामने एक बड़ी किताब है जो फीते के साथ बंद होती है। ये बाइबल है। यहाँ पर बड़े बड़े फैंसी पत्र दिखाई दे रहे हैं जो गैलिक भाषा में लिखे हैं। हम समुद्र के किनारे नहीं रहते बल्कि अंदरूनी इलाके में रहते हैं। काउंटी ब्रेनिक्टन में मुझे एक फार्म दिखाई दे रहा है जहाँ सुअर और भेड़ हैं। यह हमारा फार्म है। कैथरीन वक्त में थोड़ा आगे जाकर बताती है कि उसके 2 बेटे हो चुके हैं। उसने बताया कि बड़े बेटे की शादी होने जा रही है। मुझे चर्च दिखाई दे रहा है जो एक पुरानी पत्थर की बिल्डिंग में बना है। कैथरीन अब अचानक दर्द में नजर आने लगी और अपने माथे पर हाथ लगाने लगी। बाद में कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि वो पत्थर की सीढ़ियों पर गिर गई थी, जिस वजह से उसके माथे पर चोट लग गई थी। हालांकि वो चोट ठीक भी हो गई थी। उस जन्म में कैथरीन की मौत बुढ़ापे में हुई। मौत के बाद कैथरीन को दोबारा ये महसूस हुआ कि जैसे वो भी अपनी डेड बॉडी के साथ हवा में उड़ रही है। कैथरीन अपनी पुरानी जिंदगी के मौत के बाद आराम से लेटी हुई थी। वो उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच थी। कई मिनटों तक डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस रूम में शांति छाई रही। फिर अचानक से कैथरीन ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया, मगर अब उसकी आवाज काफी पतली थी। आमतौर पर वो हल्की आवाज में बोला करती थी, लेकिन अब उसकी आवाज थोड़ी मोटी और भारी हो चुकी थी। और तो और वो बिना किसी झिझक के अपनी बात कह रही थी। उसने कहा कि हमारा काम है सीखना
ताकि हम नॉलेज के जरिए खुद को भगवान के करीब ले जा पाएं। हम बहुत कम जानते हैं। तुम यहाँ मेरे टीचर हो। मुझे बहुत कुछ सीखना है। नॉलेज हासिल करके हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं और फिर हम आराम कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस आकर दूसरे लोगों की भी नॉलेज हासिल करने में मदद कर सकते हैं। कैथरीन के मुंह से ये बातें सुनकर डॉक्टर ब्रायन हैरान रह गए। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। डॉक्टर ब्रायन कैथरीन के मुंह से जो शब्द सुन रहे थे वो मौत के बाद और नए जन्म से पहले के बीच की किसी स्टेट से आ रहे थे। डॉक्टर ब्रायन अब सोचने लगे कि आखिर ये जानकारी उन्हें दे कौन रहा था, क्योंकि ये कैथरीन की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। इस बात को डॉक्टर ब्रायन अच्छे से जानते थे। कैथरीन ने कभी भी इस तरीके से बात नहीं की थी, ना ही उसने कभी इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। यहां तक कि कैथरीन की आवाज की टोन भी बिल्कुल अलग थी। उस वक्त डॉक्टर ब्रायन को यह एहसास नहीं हुआ कि कैथरीन ने केवल ये शब्द बोले थे, लेकिन इन शब्दों का जन्म तो दरअसल कहीं और से हुआ था। कैथरीन केवल वही बातें बोल रही थी जो उसे बताई जा रही थी। कैथरीन आगे चलकर मास्टर्स को पहचानती है। ये मास्टर्स हाईली विकसित आत्माएं होती हैं। ये आत्माएं कैथरीन के जरिए डॉक्टर ब्रायन से बात कर सकती थी। कैथरीन अब केवल अपनी पुरानी जिंदगी की याददाश्त ही नहीं हासिल कर सकती थी, बल्कि वो दूसरी आत्माओं के जरिए नॉलेज भी हासिल कर रही थी। कैथरीन ने कभी भी डॉक्टर एलिजाबेथ रॉस या फिर डॉक्टर रेमंड मूडी द्वारा लिखे गए मौत के करीबी अनुभवों के बारे में नहीं पढ़ा था। कैथरीन ने ना ही कभी तिब्बतन बुक ऑफ द डेड नाम की किताब पढ़ी थी, मगर इसके बावजूद वो इन किताबों में लिखी गई बातों का सच में अनुभव कर रही थी। कैथरीन जब हिप्नोसिस से जागी तो उसे एलिजाबेथ के तौर पर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सारी याददाश्त हासिल हो चुकी थी, मगर अपनी मौत के बाद जो बातें उसने बोली थी उसमें से कोई भी बात उसे याद नहीं थी। ब्रायन ये समझ चुके थे कि कैथरीन को केवल वही बातें याद रहती थीं जो उसकी पुरानी जिंदगी के दौरान होती थीं। डॉक्टर ब्रायन अब नॉलेज के जरिए भगवान के और नजदीक पहुंचने की कोशिश में लग चुके थे। ब्रायन को अब यकीन हो गया था कि वो सही रास्ते पर चल रहे थे। डॉक्टर ब्रायन और कैथरीन के सफर में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाला था। इस पड़ाव के बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। डॉक्टर ब्रायन का पुनर्जन्म में विश्वास। कैथरीन अपने एक और हिप्नोसिस सेशन से गुजर रही थी। डॉक्टर ब्रायन अब कैथरीन की पुरानी जिंदगी की याददाश्त के साथ जुड़ी बातों से ज्यादा मौत के बाद आने वाली आत्माओं की आवाजों को लेकर क्यूरियस थे। मगर कैथरीन हिप्नोसिस के दौरान सीधे अपनी मौत तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके लिए उसे अपनी जिंदगी के कुछ भागों से होकर गुजरना पड़ता था। कैथरीन बता रही थी कि मुझे एक सफेद घर दिखाई दे रहा है जिसके सामने मिट्टी की सड़क बनी हुई है। घोड़े पर सवार लोग इधर से उधर जा रहे हैं। चारों ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बड़ा सा घर है जिसके आसपास छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मकान नौकरों के लिए बनाए गए हैं। गर्मी का मौसम है और मैं साउथ वर्जीनिया में हूँ। ये वर्ष 1873 है और मैं एक छोटी बच्ची हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे घोड़े हैं और बहुत सारी फसलें भी हैं। मैं दूसरे नौकरों के साथ बड़े मकान के किचन में खाना खाती हूँ। इस जन्म में कैथरीन का नाम एबी था और वो एक ब्लैक लड़की थी। कैथरीन ने उस जन्म के बारे में और बताया। कुछ दिनों बाद उस बड़े से मकान में आग लग गई और अब मैं उस मकान को जलते हुए देख रही हूँ। डॉक्टर ब्रायन उससे 15 साल आगे सन 1880 में पहुंचने को कहते हैं। कैथरीन कहती है कि मैंने एक पुरानी ड्रेस पहनी है और मैं एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर शीशे की सफाई कर रही हूँ। ये मकान ईंटों का बना है जिसमें बहुत सारे जंगलों वाली खिड़कियां लगी हैं। जिस व्यक्ति का ये मकान है उसका नाम जेम्स मेंशन है। वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है और मैं उसकी प्रॉपर्टी पर बने एक मकान में रहती हूँ। मैं कमरों की साफ सफाई करती हूँ। उस प्रॉपर्टी पर एक स्कूल भी मौजूद है, लेकिन मुझे स्कूल में जाने की परमिशन नहीं है। मैं मक्खन भी बनाती हूँ। पिछले हफ्ते के हिप्नोसिस सेशन के बाद डॉक्टर ब्रायन जल्द से जल्द मौत और नई जिंदगी के बीच की स्टेट में पहुंचना चाहते थे। वो लगभग 90 मिनट से कैथरीन की जिंदगी के बारे में सुन रहे थे, मगर वो जल्द से जल्द आत्माओं की आवाज सुनने के लिए बेकरार थे। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को अपनी मौत के वक्त पर पहुंचने के लिए कहा। कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन के साथ अपनी याददाश्त शेयर करते हुए कहा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है और मुझे ठंड लग रही है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। कई लोग कमरे में इकट्ठे हुए हैं और मुझे पीने के लिए कुछ पत्तियां दी जा रही हैं। इन पत्तियों की खुशबू अजीब है। मेरे सीने पर कुछ तेल मला जा रहा है। मुझे बुखार भी है, लेकिन मुझे ठंड का एहसास हो रहा है। इसके बाद कैथरीन की एक शांत मौत हो जाती है।
कैथरीन अपने शरीर से निकलकर कमरे की छत पर उड़ने लगी। वो देख सकती थी कि बेड पर एक लगभग 60 साल की एक दुबली औरत का मृत शरीर पड़ा था। कैथरीन की अलग अलग जिंदगियों के अनुभव भले ही बहुत ज्यादा अलग अलग हों, मगर उसकी मौत के बाद का अनुभव हमेशा एक जैसा ही होता था। उसके शरीर का एक जागरूक हिस्सा उसके मृत शरीर को छोड़कर हवा में तैरने लगता था। उसके बाद एक ऊर्जा भरी रोशनी उसे अपनी ओर खींच लेती थी। फिर कैथरीन की आत्मा खुद ब खुद किसी दूसरे शरीर में पहुंच जाती थी। मरने के बाद शरीर को किस तरीके से दफनाया जाता था या जलाया जाता था, इन सब का मौत के बाद होने वाली प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं होता था। कैथरीन का सिर अचानक से इधर उधर हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देखने की कोशिश कर रही है। कैथरीन की आवाज एक बार फिर मोटी और भारी हो गई। अपनी इस मोटी और भारी आवाज में कैथरीन ने बोलना शुरू किया। वो मुझे बताते रहे कि भगवान अनेक होते हैं, क्योंकि हम में से हर एक के भीतर भगवान मौजूद है। डॉक्टर ब्रायन पहचान गए थे कि ये आवाज मास्टर्स की थी, जो मौत और जन्म के बीच की अवस्था से आ रही थी। कैथरीन अपनी उसी मोटी और भारी आवाज में बोलना जारी रखती है। तुम्हारे पिताजी यही हैं, और तुम्हारा बेटा जो एक छोटा सा बच्चा था वो भी यहीं पर है। तुम्हारे पिता कह रहे हैं कि तुम उनको पहचान लोगे। उनका नाम एवरोम है और तुमने अपनी बेटी का नाम उन्हीं के नाम पर रखा है। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। तुम्हारे बेटे की मौत के लिए भी उसका दिल ही जिम्मेदार था। उसका दिल एक मुर्गे की तरह उल्टा बना हुआ था। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे प्यार में एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उसकी आत्मा बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है। उसकी मौत ने उसके माँ बाप का कर्ज चुका दिया है। साथ ही साथ वो तुम्हें यह भी दिखाना चाहता था कि चिकित्सा केवल एक हद तक ही काम कर सकती है। वो अपनी बाउंड्रीज में बंधी हुई है। कैथरीन ने बोलना बंद कर दिया और डॉक्टर ब्रायन बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। उनका दिमाग काम करना बंद कर गया। डॉक्टर ब्रायन को अपने कमरे में बर्फीली ठंड महसूस हो रही थी। कैथरीन को डॉक्टर ब्रायन की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। ब्रायन की डेस्क पर उनकी बेटी की एक तस्वीर लगी हुई थी और उसी के साथ में उनके बेटे की भी तस्वीर थी। इसके अलावा कैथरीन को डॉक्टर ब्रायन के परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर ब्रायन की जिंदगी में अब तक का सबसे बड़ा हादसा उनके सबसे पहले बेटे एडम की मौत थी। सन 1971 में जब एडम की मौत हुई तो वो केवल 23 दिन का था। अस्पताल में अपने बेटे के जन्म के बाद जब डॉक्टर ब्रायन उसे घर लाए तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जांच में पता चला कि उसके दिल में सांस की नली उल्टी जगह पर लगी हुई थी। अस्पताल वालों ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि ऐसा मामला 10 लाख मरीजों में से किसी एक में ही देखने को मिलता है। इसी तरह डॉक्टर ब्रायन के पिता की मौत भी हार्ट अटैक के कारण सन 1979 में हुई थी। कैथरीन जब डॉक्टर ब्रायन के पास पहली बार अपॉइंटमेंट के लिए आई थी, उससे कई महीनों पहले डॉक्टर ब्रायन के पिता की मौत हो चुकी थी। इसलिए कैथरीन को इन सब बातों की जानकारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हालांकि स्पिरिचुअल नॉलेज में डूब चुके डॉक्टर ब्रायन को ये सब बातें सुनकर एक अजब सी खुशी का अनुभव हो रहा था। ब्रायन जानना चाहते थे कि कैथरीन को ये सब बातें कौन बता रहा था। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन से सवाल किया, कौन है वहां जो तुम्हें ये सब बातें बता रहा है? कैथरीन ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, मुझे ये सारी बातें मास्टर्स बता रहे हैं। मास्टर आत्माएं मुझसे कह रही हैं कि मैं 86 बार इस धरती पर जन्म ले चुकी हूं। कैथरीन ने इधर उधर अपना शरीर हिलाना बंद कर दिया और वो आराम से लेट गई। कैथरीन के अनुभवों को सुनने के बाद डॉक्टर ब्रायन ने अपने दिमाग को सभी पॉसिबिलिटीज के लिए खोलना शुरू कर दिया। वो अब ये मानने के लिए भी तैयार थे कि कैथरीन जो बातें बोल रही थी वो वाकई में सच थी। डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि मेरे पिता और मेरे बेटे के बारे में इतनी हैरानी भरी जानकारी कैथरीन को यूं ही हासिल नहीं हो सकती थी। मगर धीरे धीरे हर सेशन के बाद डॉक्टर ब्रायन के सामने नए नए सबूत पेश हो रहे थे, जिससे उन्हें यह यकीन हो गया कि कैथरीन की बातें केवल तुक्केबाजी नहीं थी, बल्कि वो वाकई में असली अनुभव था। डॉक्टर ब्रायन को यह भी मालूम था कि उनका साइंटिफिक दिमाग नेचुरल रूप से कैथरीन की कही हुई हर बात की आलोचना करना चाहेगा। मगर अब वो कैथरीन की बातों को हर एंगल से जांचने के लिए तैयार थे। कैथरीन के मुंह से अपनी जिंदगी के रहस्यों के बारे में जानने के बाद डॉक्टर ब्रायन कैथरीन की बातों को हर नजरिए से जांचने की शुरुआत कर चुके थे। अपनी जांच के इस नए तरीके से डॉक्टर ब्रायन को क्या हासिल होता है, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। कैथरीन की तबीयत में सुधार। कैथरीन की हालत में तेजी से सुधार होना शुरू हो गया था। उसके फोबिया और एंजाइटी में काफी कमी आ चुकी थी।
कैथरीन की हालत में इतनी तेजी से सुधार होते देखकर डॉक्टर ब्रायन खुद भी कुछ हद तक हैरान थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक कैथरीन की सेहत में ये सुधार किस वजह से हो रहा था। कैथरीन ने हिप्नोथेरेपी के दौरान अलग अलग जन्मों में अपनी मौत को देखा था। अलग अलग चरणों में उसने अपना जीवन बहुत गरीबी से गुजरता हुआ भी देखा था। उसने नौकर के तौर पर भी अपना जीवन देखा और ऐसे परिवारों में भी अपने जीवन को देखा था जहां उससे प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे कई जन्म थे जहां कैथरीन को रोजमर्रा की जिंदगी में नकारात्मकता से जूझना पड़ता था। ये उसके लिए छोटी छोटी दुर्घटनाओं के समान थी जिनसे उसको रोजाना निपटना पड़ता था। ऐसा मुमकिन था कि कैथरीन को अपने पुराने जन्म की नेगेटिविटी में अपनी समस्याओं की जड़ नजर आती हो, जिस वजह से अब उसकी सेहत में सुधार हो रहा था। मगर यहाँ एक और पॉसिबिलिटी मौजूद थी जो कैथरीन की सेहत में सुधार की वजह हो सकती थी। डॉक्टर ब्रायन के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या कैथरीन की सेहत में हो रहे सुधार के पीछे हिप्नोसिस के जरिए उसे हासिल होने वाला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो नहीं था? क्या मौत को लेकर हमारा नजरिया बदलने से हमारी मेंटल हेल्थ में सुधार हो सकता है? क्या इससे हमारे मन के डर कम हो सकते हैं? क्या ये पूरा प्रोसेस ही इलाज का एक हिस्सा है? कैथरीन की हालत अब काफी हद तक सुधर चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ब्रायन ने 3 हफ्ते की छुट्टी ले ली और छुट्टियां मनाने चले गए। अपनी छुट्टियों के दौरान डॉक्टर ब्रायन लगातार कैथरीन के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे थे। कैथरीन के इलाज के दौरान अब तक जो भी हुआ वो उन पर विचार करने लगे। कैसे वो हिप्नोसिस के दौरान उसने अपने पूरे जन्म की याददाश्त हासिल कर ली थी और कैसे इन पुराने जन्मों की घटनाएं उसे बहुत बारीकी से याद थी। जैसे जैसे कैथरीन को अपने पुराने जन्मों की याददाश्त हासिल होने लगी थी, वैसे वैसे उसकी एंजाइटी, पैनिक अटैक और फोबिया जैसी समस्याओं में सुधार होने लगा था। ऐसा सुधार डॉक्टर ब्रायन अपनी 18 महीनों की ट्रेडिशनल थेरेपी के दौरान नहीं ला सके थे। हिप्नोसिस प्रोसेस के दौरान कैथरीन के जरिए डॉक्टर ब्रायन को भी स्पिरिचुअल जानकारियां हासिल हो रही थीं, जिन्हें कैथरीन खुद याद नहीं रख पाती थी। कैथरीन के जरिए डॉक्टर ब्रायन को मास्टर आत्माओं से जिंदगी, मौत, जन्म और पुनर्जन्म के बारे में जो नॉलेज हासिल हो रही थी वो कैथरीन की कैपेबिलिटीज से बाहर की थी। मगर डॉक्टर ब्रायन के सामने बहुत सी चीजों को समझना अब भी बाकी था। पिछले कुछ सालों के दौरान डॉक्टर ब्रायन ने हजारों साइकियाट्रिक मरीजों को ठीक करने में मदद की थी, जिन्हें अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स थीं। डॉक्टर ब्रायन को दिमाग से जुड़ी लगभग हर बीमारी का इलाज करने का अनुभव हासिल था। ब्रायन ने कई ऐसे मरीजों को भी ठीक किया था जो बॉर्डरलाइन सिंड्रोम और हिस्टोरिकल कैरेक्टर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। इन मरीजों में कई ऐसे पेशेंट भी शामिल थे जो स्प्लिट या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। मगर कैथरीन में इनमें से किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। जो कुछ भी कैथरीन के साथ हो रहा था वो कोई साइकेट्रिक बीमारी नहीं थी। दूसरी ओर कैथरीन किसी भी तरीके के ड्रग्स नहीं लेती थी और उसे कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी नहीं था। कैथरीन जो बातें डॉक्टर ब्रायन को बता रही थी वो उसकी समझ से परे थी, जिनमें से कुछ जानकारियां तो वाकई होश उड़ा देने वाली थी। जैसे कि जब कैथरीन डॉक्टर ब्रायन और उनके बेटे के बारे में बात कर रही थी, कैथरीन को उन चीजों के बारे में जानकारी हासिल थी जिनसे वो अपनी उस जिंदगी में कभी जुड़ी ही नहीं थी। कैथरीन एक बेहद सिंपल और ईमानदार पर्सनैलिटी वाली लड़की थी। वो कोई स्कॉलर नहीं थी जो अपनी ओर से इस तरीके के फैक्ट्स पैदा कर सकती थी, और ना ही वो इस तरीके की हिस्टोरिकल घटनाओं के बारे में बताने के लायक थी। डॉक्टर ब्रायन को यह यकीन था कि जो जानकारियां कैथरीन हिप्नोसिस के दौरान दे रही थी वो उसके दिमाग के अनकॉन्शियस हिस्से से निकल रही थी। ये जानकारियां पूरे तरीके से सच थीं और इसमें डॉक्टर ब्रायन को कोई दो राय नजर नहीं आ रही थी। 3 हफ्तों की छुट्टी के बाद जब डॉक्टर ब्रायन वापस आए तो उन्होंने कैथरीन पर दोबारा हिप्नोथेरेपी शुरू की। कैथरीन एक बार फिर तुरंत ही गहरी नींद में चली गई। कैथरीन को जो भी दिख रहा था उसने उनके बारे में डॉक्टर ब्रायन को बताना शुरू किया। मुझे अपने आसपास बर्तन दिखाई दे रहे हैं जिसमें तेल पड़ा है। अलग अलग बर्तन में अलग अलग तरह का तेल भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्टोर हाउस में हूँ। मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं। एक गुफा में मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं। ये आदमी बर्तनों और डिब्बों को इधर से उधर रख रहे हैं। मैं भी उनके साथ डिब्बों पर वैक्स लगा रही हूँ। मैंने एक लंबी सी ड्रेस पहनी है जिसका बॉर्डर सुनहरे रंग का है। मेरा काम डिब्बों पर वैक्स लगाकर उन्हें सील करने का है। मुझे अपने आसपास ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिसकी मदद से मैं इस जगह का अंदाजा लगा सकूं। मुझे एक बड़ा सा सफेद डिब्बा दिखाई दे रहा है जिसका हैंडल सोने का बना हुआ है। उस डिब्बे में किसी तरीके का तेल भरा हुआ है। ये तेल दूसरी दुनिया में जाने के लिए लोगों की मदद करता है। लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाने का काम यहाँ पर पुजारी देखते हैं। मेरी उम्र लगभग 16 साल है और मैं अपने माँ बाप के साथ एक पत्थर के मकान में रहती हूँ जो बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ का मौसम बहुत गर्म रहता है। डॉक्टर ब्रायन कैथरीन को उसके घर की ओर जाने के लिए कहते हैं। कैथरीन उनसे कहती है, मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ।
मुझे अपनी माँ और अपना भाई नजर आ रहा है। उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। डॉक्टर ब्रायन कैथरीन से वक्त में किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए कहते हैं जहां से उसकी इस जिंदगी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। तब कैथरीन जवाब देती है, मैं इस जिंदगी के किसी भी वक्त में जाऊं तो मुझे वहां पर सिर्फ मौत नजर आती है। हर तरफ लोग मर रहे हैं। अभी तक लोगों को इन मौतों का कारण पता नहीं चल पा रहा है। अब मुझे बहुत सर्दी लग रही है और मुझे पानी चाहिए। यहाँ पर लोगों को लगता है कि अजीबोगरीब और रहस्यमयी मौतों के पीछे पानी का हाथ है। उन्हें लगता है कि यहाँ का पानी और एक अजीब सा काला पदार्थ लोगों की मौत का जिम्मेदार है। मेरे पिता और एक भाई की भी मौत हो चुकी है। मेरी माँ भी इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गई थी, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है। अब वो बेहद कमजोर है। यहाँ मौत के बाद लोगों को जमीन में दफनाया जा रहा है, जो परंपरा के खिलाफ है। इस वजह से लोग काफी दुखी हैं। लोगों का अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से किया जाना चाहिए। अब डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन से पूछा कि वहां अंतिम संस्कार का पारंपरिक तरीका कौन सा था। कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि यहाँ पर लोगों को मौत के बाद गुफाओं में बंद किया जाता है। गुफा में बंद किए जाने से पहले पुजारी उन पर तेल लगाते हैं। कैथरीन ने कुछ देर शांत रहने के बाद दोबारा बोलना शुरू किया। इस दौर का धर्म लोगों को डराने का काम करता है। धर्म में लोगों को डराने के लिए अनेक चीजें मौजूद हैं और इस धर्म के भगवान भी अनेक हैं। डॉक्टर ब्रायन कैथरीन से उस धर्म के कुछ भगवानों का नाम बताने के लिए कहते हैं। कैथरीन कहती है, मुझे एक देवता नजर आ रहे हैं जिसके सिर पर ताज सजा हुआ है। उस देवता का नाम ओसाइरस है। इसके बाद मुझे एक आंख नजर आ रही है। यह अकेली आंख एक सोने की चेन पर लगी हुई है। अरे तो हैथो है। डॉक्टर ब्रायन उस समय हैथो के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो इजिप्ट की सभ्यता में लव गॉड माने जाते थे। इसी तरह ओसाइरस इजिप्ट सभ्यता की एक प्रमुख देवी आइसिस के पति थे। डॉक्टर ब्रायन कैथरीन को आगे बढ़कर अपनी मौत के वक्त पर पहुंचने के लिए कहते हैं। कैथरीन बेहद हल्की आवाज में उन्हें बताती है कि मुझे कई सारे लोग और एक बिल्डिंग नजर आ रही है। मेरे आसपास सैंडल पड़ी हुई है और एक अजीब सा खुरदुरा कपड़ा मौजूद है। अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं खुद को नहीं देख पा रही। मेरे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अब मुझे गर्म रोशनी महसूस हो रही है। इस जन्म में कैथरीन की मौत हो चुकी थी और अब वो स्पिरिचुअल स्टेट में पहुंच चुकी थी। जाहिर तौर पर इस दबाव के कारण उसे अपनी मौत का एहसास नहीं हुआ। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को रोशनी की ओर बढ़ने के लिए कहा। कैथरीन ने जवाब दिया कि वो रोशनी की ओर ही जा रही है। फिर अचानक से कैथरीन का सिर इधर से उधर हिलने लगा। डॉक्टर ब्रायन ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? एक बार फिर कैथरीन की आवाज अचानक से भारी हो गई। अपनी उसी भारी आवाज में कैथरीन ने कहा कि मुझसे कोई बात कर रहा है। डॉक्टर ब्रायन ने अब उससे पूछा कि वो तुमसे क्या कह रहा है? कैथरीन ने जवाब दिया, वो मुझसे सब्र करने के बारे में बात कर रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि एक इंसान को सब्र करना आना चाहिए। डॉक्टर ब्रायन ने उसे आगे की बातें बताने के लिए कहा, लेकिन इस बार का जवाब आत्मा की आवाज में आया। उसने कहा, हर चीज उसी समय हासिल होती है जो समय पहले से उसके लिए तय होता है। जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, जिस तरीके से कई लोग चलाना चाहते हैं। जो चीजें हमें जिस समय पर दी जाती हैं, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी का कोई अंत नहीं होता, ना ही कभी हमारी मौत होती है। गौर से देखा जाए तो हमारा जन्म भी कभी नहीं होता। हम बस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। कुछ देर तक डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस में शांति छाई रही और किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मास्टर आत्मा ने दोबारा बोलना शुरू किया। आने वाले वक्त में तुम्हें सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा, मगर जो जानकारी तुम्हें हासिल होने वाली है उसको समझने की क्षमता तुम्हारे अंदर होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ब्रायन ने उनसे पूछा कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में मुझे अभी सीखना होगा? इस बार कैथरीन ने अपनी धीमी आवाज में जवाब दिया, वो जा चुके हैं। अब मुझे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कैथरीन के जरिए मास्टर आत्माएं डॉक्टर ब्रायन को सब्र करने के लिए क्यों कह रही थी? क्या डॉक्टर ब्रायन सब्र करने में कामयाब हो पाए? और अगर वो कामयाब हुए तो उसका नतीजा उन्हें क्या मिला? ये सब आप जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। मास्टर आत्माओं का अंतिम ज्ञान। कैथरीन के पिछले हिप्नोसिस सेशन को हुए लगभग 3 महीने से भी ज्यादा बीत चुके थे। कैथरीन की सभी बीमारियों के लक्षण अब जा चुके थे और वो लगभग ठीक हो चुकी थी। कैथरीन के चेहरे पर चमक थी और अब वो बहुत शांत नजर आती थी। लोग भी अब उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे थे। जब भी वो सुबह अस्पताल के कैफेटेरिया में नाश्ता करने के लिए जाती थी तो सब उसकी ओर खींचे चले आते थे। वहीं कुछ समय पहले तक यही कैथरीन चुपचाप अपना नाश्ता किया करती थी और लोग उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते थे।
कैथरीन की तबीयत इतनी ठीक हो चुकी थी कि उसकी आखिरी हिप्नोथेरेपी 5 महीने के लंबे समय के बाद हुई। कैथरीन जब डॉक्टर ब्रायन के पास अपने आखिरी हिप्नोसिस सेशन के लिए पहुंची तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। डॉक्टर ब्रायन ने उससे उसकी घबराहट का रीजन पूछा तो कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन को बताया कि उसे नहीं लगता कि अब हिप्नोसिस थेरेपी की कोई खास जरूरत है। उसका कहना था कि उसकी तबीयत अब कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। हालांकि कैथरीन की जिंदगी में अब भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, मगर इसके साथ ही डॉक्टर ब्रायन को भी मास्टर आत्माओं से बात करने की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने ये आखिरी थेरेपी सेशन करना फैसला किया। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन को ये चुनने की पूरी आजादी दी थी कि वो हिप्नोथेरेपी करवाना चाहती है या नहीं। इसी वजह से पिछले 5 महीनों के दौरान कैथरीन के साथ उन्होंने कोई भी हिप्नोसिस सेशन नहीं किया था। हालांकि कैथरीन अब खुद एक आखिरी बार हिप्नोथेरेपी करवाना चाहती थी। सर्दियां खत्म होने के बाद बसंत के मौसम में कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन के साथ एक अपॉइंटमेंट तय किया। दरअसल कैथरीन को पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सपना आ रहा था। इस समय जहां हूं वहां गर्मी का मौसम है। मुझे 2 ब्लैक आदमी दिखाई दे रहे हैं जो पत्थर की दीवारों के पास खड़े हैं। दोनों आदमियों के सिर पर कुछ बना हुआ है और उनकी एड़ियों पर रस्सियां बंधी हैं। ये लोग पत्थर और मिट्टी को जोड़कर स्टोर हाउस बना रहे हैं जिसमें गेहूं रखा जाएगा। गेहूं को लोहे के पहिए वाली गाड़ियों से यहां तक लाया जा रहा है। मुझे बहुत नीला पानी नजर आ रहा है। बाहर मुझे एक भगवान की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। ये मौसमों के देवता हैं। मेरे चेहरे पर खुजली हो रही है। मुझे अपने बालों में नीले मोती नजर आ रहे हैं। मेरे आसपास मक्खियां उड़ रही हैं। मैं मक्खियों को दूर भगाने के लिए अपने चेहरे पर कुछ लगा रही हूँ। मेरे बाल घने काले हैं। मैं एक शाही परिवार की सदस्य हूँ। मैं पुजारियों का समारोह देखने आई हूँ जो आने वाली फसल के लिए मनाया जा रहा है। इस समारोह के दौरान जानवरों की बलि दी जाती है। बलि चढ़ाए गए जानवरों का खून एक सफेद बेसिन से होता हुआ सांप के मुंह में जा रहा है। सभी आदमियों ने सोने की टोपी पहनी हुई है। सभी लोग ब्लैक हैं। इसके बाद कैथरीन अचानक से शांत हो गई और उसने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ब्रायन ये महसूस कर सकते थे कि कैथरीन किसी की आवाज को गौर से सुन रही थी। फिर कुछ देर बाद कैथरीन ने दोबारा बोलना शुरू किया। मुझे ये लोग जो भी बता रहे हैं वो मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है। वो मुझसे कह रहे हैं कि जब एक जिंदगी में हम सफिशिएंट चीजें सीख लेते हैं तो हम दूसरी जिंदगी में चले जाते हैं। हमें हर चीज को अच्छे तरीके से सीखना और समझना चाहिए। अगर हम जिंदगी के पार्ट सही ढंग से पूरे नहीं करेंगे तो हमें दूसरी जिंदगी में पहुंचने में मुश्किल आएगी। हमें बार बार एक ही जिंदगी को दोहराना होगा। हमें जिंदगी के हर पहलू को समझना चाहिए। अगर हमारे भीतर पाने की इच्छा होती है तो हमें देना भी सीखना होगा। हमारे सामने हासिल करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जानकारी मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब अचानक से कैथरीन की आवाज बदल गई और वो मास्टर्स आत्माओं की आवाज में बोलने लगी। मास्टर्स आत्माओं ने डॉक्टर ब्रायन से कहा कि जितनी चीजें तुम्हारे लिए अभी सीखना जरूरी था वो सब हमने तुम्हें सिखा दिया है। अब इसके आगे की जानकारी तुम्हें खुद अपने दम पर हासिल करनी होगी। कुछ देर बाद कैथरीन वापस अपनी आवाज में धीरे धीरे बोलने लगी। मुझे एक काली 4 दीवारी नजर आ रही है। उसके अंदर कब्रें बनी हुई हैं और कब्रों पर पत्थर लगे हुए हैं। इस कब्रिस्तान में एक पत्थर आपके नाम का भी है। डॉक्टर ब्रायन ये सुनकर एकदम चौंक गए। उन्होंने कैथरीन से पूछा कि क्या वो पत्थर वाकई उनके नाम का था। कैथरीन ने हाँ में जवाब दिया। इस पर डॉक्टर ब्रायन ने उसे पत्थर पर जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़कर बताने के लिए कहा। कैथरीन ने बताया पत्थर पर नोबल 1668 से 1724 लिखा है। कब्र पर एक फूल भी पड़ा है। ये कब्र फ्रांस या रशिया में है। आपने एक लाल ड्रेस पहनी थी और आप घोड़े से गिर गए थे। एक सोने की अंगूठी नजर आ रही है जिस पर शेर का निशान बना हुआ है। इसके बाद कैथरीन ने आगे कुछ नहीं बताया। डॉक्टर ब्रायन मास्टर आत्माओं की बातों से ये समझ चुके थे कि अब आगे से उन्हें कैथरीन की हिप्नोथेरेपी के जरिए उनसे बातें करने का मौका नहीं मिलने वाला। इधर कैथरीन भी अब पूरे तरीके से ठीक हो चुकी थी और उसे भी हिप्नोथेरेपी की जरूरत महसूस नहीं हुई। कैथरीन के साथ डॉक्टर ब्रायन का ये आखिरी हिप्नोसिस सेशन साबित हुआ। कैथरीन की हिप्नोथेरेपी के दौरान डॉक्टर ब्रायन को बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वो जानते थे कि आगे वो जो कुछ भी नया सीखना चाहते थे उसके लिए उन्हें पूरे तरीके से खुद पर डिपेंडेंट रहना होगा। हिप्नोथेरेपी के अनुभव जितना बड़ा बदलाव कैथरीन की जिंदगी में लाए थे उतना ही बड़ा बदलाव डॉक्टर ब्रायन की जिंदगी में भी आया था। डॉक्टर ब्रायन अब अपने मरीजों का इलाज करते समय उनके दिमाग में छिपे रहस्यमयी भाग के बारे में जान चुके थे जिसका इस्तेमाल वो उनके इलाज के लिए कर सकते थे। अब डॉक्टर ब्रायन ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। इससे पहले डॉक्टर ब्रायन का ये मानना था कि ध्यान केवल हिंदू धर्म के लोग लगाया करते थे। कैथरीन के जरिए डॉक्टर ब्रायन ने
आत्माओं से जो ज्ञान प्राप्त किया था वो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। डॉक्टर ब्रायन अब जिंदगी और मौत के बारे में गहराई से जान चुके थे। इसी वजह से वो अब ज्यादा पेशेंस के साथ रहने लगे थे और ज्यादा दयालु भी बन गए थे। अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता उनके अंदर आ गई थी। वो ये जान चुके थे कि उनको अपने हर काम की कीमत चुकानी होगी। अच्छा कर्म करने पर उन्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे और बुरे कर्म करने पर उन्हें बुरे नतीजे हासिल होंगे। कैथरीन के साथ हिप्नोथेरेपी पूरी करने के बाद डॉक्टर ब्रायन के साथ एक और अजीबोगरीब घटना होने लगी। रात को सोते समय उन्हें कभी कभी ऐसे सपने आते थे जिसमें वो बैठकर एक लेक्चर सुन रहे होते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो लेक्चर सुनाने वाले से सवाल पूछ रहे होते थे। अपने सपनों के दौरान डॉक्टर ब्रायन जो लेक्चर सुनते थे उनसे उन्हें जो जानकारी मिलती थी वो कुछ उसी तरह की होती थी जिस तरह की जानकारी उन्हें मास्टर आत्माएं दिया करती थीं। डॉक्टर ब्रायन का ये मानना था कि उनके ये सपने मास्टर आत्माओं से प्रभावित होने की वजह से आते थे। इसके साथ ही उनका ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं मास्टर आत्माएं उनके आसपास मौजूद रहती थीं। कंक्लूजन। कैथरीन का सक्सेसफुल इलाज करने के बाद डॉक्टर ब्रायन का यह दावा था कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरीजों का इलाज भी उनकी पुरानी जन्मों की यादों की मदद से किया। डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन का इलाज करने के लिए जिस तरीके को इस्तेमाल करने का दावा किया था वो काफी विवादित मुद्दा रहा है। डॉक्टर ब्रायन ने जब ये किताब लिखी तब वो ये जानते थे कि ये एक बेहद कंट्रोवर्शियल किताब बन सकती थी। वो इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये किताब उनके करियर को मुश्किल में डाल सकती थी। इसके बावजूद उन्होंने इस किताब में वो सारी जानकारी अपने रीडर्स के साथ शेयर की है जो उनके हिसाब से लोगों के लिए जानना जरूरी था। अपने किताब के जरिए डॉक्टर ब्रायन ये बताना चाहते हैं कि सच्चाई केवल वही नहीं होती जो हमें अपनी आंखों के सामने नजर आती है। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद उनके होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी दुनिया में पुनर्जन्म के विचार पर विश्वास नहीं किया जाता क्योंकि साइंटिफिक तरीके से इस विचार को साबित करना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। मगर डॉक्टर ब्रायन का ये मानना था कि उन्होंने कैथरीन के जरिए पुनर्जन्म का साक्षात अनुभव किया और उसके बाद कई मरीजों के जरिए इस बात की पुष्टि भी की। इस किताब के जरिए जो एक महत्वपूर्ण बात लेखक डॉक्टर ब्रायन ने बताने की कोशिश की है वो ये है कि हमें हमेशा नया ज्ञान हासिल करने के लिए, नए अनुभवों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने दिमाग को नई जानकारियां हासिल करने के लिए खुला रखने से हम नई चीजें सीखते रहते हैं। हमारी जिंदगी में हमारे लिए ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मास्टर आत्माओं ने डॉक्टर ब्रायन को बताया था, इस दुनिया में हमारा काम है सीखना और नॉलेज हासिल करना, क्योंकि नॉलेज हासिल करके हम खुद को भगवान के नजदीक ले जा सकते हैं।